आज हम लोग ना फाइनली रिवीजन की ओर बढ़ते हैं। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का आज हम लोग रिवीजन स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, बुक्स की जरूरत नहीं, मेरे साथ वैसे ही सुनते चलिए आप लोग। पहली बात, जो पार्टनरशिप की हम लोग बात कर रहे हैं ना, इसमें जो एक्ट लगता है, कानून लगता है, वो द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इसमें जो सेक्शन 4 है उसके अंदर पार्टनरशिप की डेफिनेशन है। बच्चे लोग सेक्शन भी याद करते हुए चलना, इसके सेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे पार्टनरशिप एक्ट का सेक्शन 4 है, तो सेक्शन 4 आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट कराया जाएगा। ठीक है, वो एक्ट में जो सेक्शन 4 है वो क्या कहता है? वो कहता है पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन द पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। सिंपल बात करूं, पार्टनरशिप करने के लिए कम से कम 2 इंसान होने चाहिए। मैं अकेला व्यापार करने लग जाऊँ तो मैं पार्टनरशिप नहीं कर सकता। पार्टनरशिप की कंडीशन क्या है? मिनिमम 2 बंदे होने चाहिए। 2 या 2 से ज़्यादा बंदे होंगे और दोनों सेम बिजनेस करना चाहते हैं तो वो पार्टनरशिप बना सकते हैं और कर भी सकते हैं साथ में। बात क्लियर हो गई कि बस सोल प्रोप्राइटरशिप भी ऑप्शन था। अकेला बंदा बिजनेस करता तो सोल प्रोप्राइटरशिप भी चूज कर सकता था, लेकिन पैसों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है तो और हमारा कोई फ्रेंड है वो भी सेम बिजनेस करना चाहता है तो हम दोनों ने मिल गए। जिससे हम दोनों मिल गए तो बिजनेस में ज़्यादा पैसा आ जाएगा कि मैं भी पैसा लगाऊंगा, वो भी कैपिटल होगा, वो भी पैसे लगाएगा, वो क्या होगा? कैपिटल होगा। बात क्लियर हो गई? कोई दिक्कत? सिंपल बात है, पार्टनरशिप के अंदर कम से कम 2 बंदे होने चाहिए। पार्टनरशिप के अंदर कोई भी बंदा काम करे, जैसे कि मैं काम कर रहा हूँ, हम 2 पार्टनर है ए और बी। जैसे ए ने कोई काम करा है फर्म के बिहाफ पर तो पूरी फर्म लायबल होगी, या बी कोई करता है तब भी पूरी फर्म लायबल होगी, या ए और बी कोई भी काम करे फर्म के बिहाफ पर तो पूरी फर्म ही लायबल होगी। इतनी बात क्लियर होगी? अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, एक एक करके हर एक टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करना शुरू करेंगे। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जहाँ से एमसीक्यू बनता है आप लोगों के, वो है कि पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या होगा। पार्टनरशिप डीड नहीं है तो पहली बात, किसी भी पार्टनर को कुछ भी नहीं दिया जाएगा। बात क्लियर है? जैसे कि पार्टनर को सैलरी देनी है तो नहीं दी जाएगी क्योंकि पार्टनरशिप डीड है ही नहीं। बच्चे लोग, मैंने पहले भी आपको एक बात बताई थी, वो ये था पार्टनरशिप डीड नहीं है और एक कैसे पार्टनरशिप डीड है। यदि पार्टनरशिप डीड है और लेकिन उसके अंदर वो क्लॉज नहीं लिखा हुआ है, मैं पूरा रिपीट करूंगा इस वाली बात को, काफी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान से सुनना आप लोग। पार्टनरशिप डीड नहीं है, यदि पार्टनरशिप डीड नहीं है तो सिंपल बात है, ना ही कोई भी सैलरी दी जाएगी, ना ही कोई रेम्यूनरेशन दिया जाएगा पार्टनर को, ना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा पार्टनर को, ना ही पार्टनर को कोई भी कमीशन पे करा जाएगा, ना ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कुछ होगा। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? और कोई भी पार्टनर का एडमिशन नहीं होगा जब तक कि सारे पार्टनर एडमिट नहीं होंगे। मतलब कि 2 पार्टनर है ए और बी, सी को लेके आना चाह रहे हैं, ए चाहते हैं सी को ले आओ लेकिन बी मना कर रहे हैं तो नहीं होगा। यदि पार्टनरशिप डीड नहीं है तो सारे पार्टनर का यूनानिमस होना चाहिए, मतलब सब पार्टनर एग्री होने चाहिए तभी नया पार्टनर आएगा। और प्रॉफिट एंड लॉस क्या होगा? इक्वल होगा यदि पार्टनरशिप डीड नहीं है। टोटल हमारी बुक के अंदर 6 पॉइंट लिखे हुए हैं। मैं पहला पॉइंट है पीएसआर इक्वल होगा, कोई भी पार्टनर का एडमिशन नहीं होगा जब तक कि सारे पार्टनर सहमत नहीं होंगे, ना ही कोई इन्वेस्टमेंट कैपिटल होगा, ना ही कोई इन्वेस्टमेंट ड्राइंग होगी, ना ही कोई रेम्यूनरेशन होगा। लेकिन पार्टनर ने लोन दिया तो लोन में 6% पर एनम की इंटरेस्ट देनी पड़ेगी, ये मैंडेटरी है। बात क्लियर? 6% पर एनम की बात क्लियर होगी? चलो हाँ, मैंडेटरी मतलब जरूरी है, वो हमें देनी पड़ेगी। क्लियर हो गया? इतने कोई डाउट नहीं है? ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें ना क्वेश्चन एमसीक्यू जरूर आना है, इसको तो दिमाग में फिट कर लेना इन पॉइंट्स को। उसके बाद हम लोग बात करते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। पहली बात तो ये है कि हम लोग जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं ना, पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है, देन ट्रेडिंग के अंदर जो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस आएगा ना, उस ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर लेके जाएंगे। उस प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर नेट प्रॉफिट आएगा, उस नेट प्रॉफिट को उठाकर, नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस जो भी है, हम उसको उठा के पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर लेकर जाएंगे। जो बात आती है पी&एल अकाउंट और पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या डिफरेंस है? पहली बात, पी&एल अकाउंट जो होता है ना, वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के ऊपर बनाया जाता है।
मतलब कि पैसा हो या ना हो आपको देना पड़ेगा। जैसे कि मैंने पढ़ाया बच्चों को, एक बच्चे को पढ़ा रहा हूँ तब भी लोगों को बिजली का बिल देना पड़ रहा है, और 10 बच्चे भी बैठ रहे हैं तब भी मुझे बिजली का बिल पे करना पड़ रहा है। एक भी बच्चा नहीं बैठ रहा, मैं बच्चों पे इंतजार कर रहा हूँ, मैं तो बैठा हुआ हूँ। मतलब कि मेरा कहने का मतलब ये है कि जो खर्चा मैंडेटरी देना ही पड़ेगा, भाई प्रॉफिट हो या ना हो इससे कोई भी डिपेंड नहीं करेगा, उसको तुम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब है कि पैसा होगा तभी दिया जाएगा। बिजनेस के अंदर प्रॉफिट है तभी पार्टनर को सैलरी दी जाएगी, यदि बिजनेस के अंदर प्रॉफिट ही नहीं है तो पार्टनर को कुछ भी नहीं दिया जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई? सिंपल कहने का मतलब ये, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब यही है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है कि प्रॉफिट है या नहीं है तब भी आपको देना पड़ेगा, और एप्रोप्रिएशन का मतलब प्रॉफिट होगा तब होगा। एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या है कि प्रॉफिट है तब दिया जा रहा है। जैसे प्रॉफिट है तभी प्रॉफिट में से रिजर्व का पैसा निकाला जाएगा। मैंने कहा था ना, यदि बिजनेस का पैसा है, बिजनेस प्रॉफिट कमा रही है, और तब बिजनेस रिजर्व भी बना सकती है। यदि प्रॉफिट ही नहीं है, पैसे तो पैसे जोड़ के करेगी, रिजर्व बनाए करेगी क्या? बन ही नहीं सकता है। मेरी बात समझ में आ गई? सिंपल कहने का मतलब है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एक इंपॉर्टेंट टर्म है, आप लोगों को याद करना पड़ेगा इस बारे में। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है कि पैसा हो या ना हो आपको देना पड़ेगा, और एप्रोप्रिएशन पैसा है मतलब प्रॉफिट है तभी आप लोगे, अदरवाइज कोई भी आवश्यकता नहीं है। बच्चे लोग एक बात ध्यान रखो, कोई भी पार्टनर ने कोई भी अपनी प्रॉपर्टी बिजनेस को दे रखी है तो बिजनेस प्रॉपर्टी के ऊपर पार्टनर क्या पे करेगी? रेंट पे करेगी, और रेंट एक मैंडेटरी खर्चा है, पे करना पड़ेगा। बात क्लियर? ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट नहीं है। बात क्लियर हो गई? इंटरेस्ट ऑन लोन ये भी एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। यदि हमने कहा था पार्टनर ने बिजनेस को लोन दिया है तो भी बिजनेस को मैंडेटरी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन पे करना पड़ेगा, ये भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट नहीं है। बात क्लियर हो गई? आगे मूव ऑन करते हैं अब हम लोग। ठीक है, इसके बाद बच्चे लोग और भी हम टॉपिक देखते चल रहे हैं जल्दी। अच्छा, रेंट वाले हमने पॉइंट डिस्कस कर लिया, रेंट भी है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, और लोन पार्टनर ने दिया है और फर्म के ऊपर इस पार्टनर को उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करेगी, वो भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हो गया। उसके बाद हम लोगों ने फिर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट देखा। बेसिकली सिंपल एक लॉजिक दे दूं, जितने भी खर्चे होते हैं हमेशा एक बात ध्यान रखना, P&L और P&L एप्रोप्रिएशन है ट्रेडिंग अकाउंट, ये सब जो बनाया जाता है इस पर लगने वाला जो रूल होता है वो है नॉमिनल रूल। बिल्कुल दिमाग में बसा लेना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पेपर भी एमसीक्यू हो सकते हैं कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट को कौन सा रूल लगाया जाता है, इसको जो नॉमिनल रूल। और नॉमिनल रूल क्या कहता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। ये जो था तो P&L एप्रोप्रिएशन में जो आपको डेबिट में आइटम्स दिखाई दे रहे हैं ना, लेफ्ट हैंड साइड डेबिट होता है, जो उसमें आइटम दिखाई दे रहे हैं वही सारे आइटम है जो फर्म का खर्चा है। देखो ना, पार्टनर को P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट किस लॉजिक से बनना है कि प्रॉफिट है तभी बनना है, प्रॉफिट है तभी पार्टनर को दिया जाएगा, प्रॉफिट नहीं है पार्टनर को कुछ भी नहीं दिया जाएगा। बात समझ में आई? नहीं है? अब देखिए P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है ही क्या। अब डेबिट में देखिए जो खर्चा हो रहा है वो पार्टनर को दिया जाएगा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू। बात समझ में आ रही है? जो भी खर्चा है, जो भी पार्टनर को पे करा जा रहा है एक्सपेंस है, तो वो कहाँ जाएगा? डेबिट में जाएगा। और जो भी इनकम होगी वो कहाँ जाएगी? क्रेडिट में जाएगी। बात क्लियर है? जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गई, बात क्लियर हो गई, कोई दिक्कत? ओके, फिर हम लोग आगे बढ़ रहे थे, फिर हम लोगों ने देखा कि कैपिटल अकाउंट और फ्लक्चुएटिंग अकाउंट। बच्चों एक बात ध्यान रखना है आप लोगों को, कैपिटल अकाउंट और फ्लक्चुएटिंग अकाउंट में जो डिफरेंस है, कैपिटल अकाउंट के अंदर सिर्फ एक ही अकाउंट बनाया जाता है, वो है कैपिटल अकाउंट। हाँ, यही सुनना चाह रहा था कि कैपिटल अकाउंट के अंदर दो अकाउंट बनाते हैं, बोलो। फिक्स्ड अकाउंट के अंदर दो अकाउंट बनाते हैं, वो है कैपिटल अकाउंट। हाँ, फिक्स, सॉरी, हाँ ठीक है, मैं आप भी चेक करने वाला था। ठीक है, फिक्स के अंदर दो अकाउंट बनाते हैं, एक कैपिटल और एक करेंट अकाउंट, लेकिन फ्लक्चुएटिंग के अंदर सिर्फ एक अकाउंट बनता है, कैपिटल अकाउंट। वेरी गुड। अब देखिए जो हम फिक्स्ड होता है ना, फिक्स्ड के अंदर दो अकाउंट हमारे करेंट और कैपिटल। कैपिटल के अंदर सिर्फ बच्चे लोग जो कैपिटल को अफेक्ट करता है वो ही आता है बात, जैसे कि ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल जाएगा कैपिटल अकाउंट, क्योंकि जो कैपिटल को इम्पैक्ट कर रहा है, जो कैपिटल को इम्पैक्ट कर रहा है वही कैपिटल अकाउंट में जाएगा।
बात समझ में आ गई? ये ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट है वो कैपिटल को इम्पैक्ट नहीं कर रही है तो वो करेंट अकाउंट के अंदर जाएगा। मेरा सिंपल कहने का मतलब है कि दो मेथड होते हैं कैपिटल के, फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग। आपको फिक्स्ड मेथड के अंदर दो अकाउंट बनाने, करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट के अंदर सिर्फ वो ट्रांजेक्शन जाती है जो कैपिटल अकाउंट को इम्पैक्ट करता है। बात क्लियर हो गई? ओके। और फिक्स्ड और करेंट अकाउंट के अंदर वो ट्रांजेक्शन जाती है जो डेली बेसिस पे चेंजेस होते हैं, मतलब ईयरली बेसिस पे चेंज होता रहता है। बात क्लियर है? अब उसके नेक्स्ट मेथड है फ्लक्चुएटिंग मेथड। फ्लक्चुएटिंग मेथड के अंदर एक ही अकाउंट बनाते हैं, वो अकाउंट है कैपिटल अकाउंट। उस कैपिटल अकाउंट के अंदर करेंट और कैपिटल दोनों मिक्सअप करके बनाते हैं। बात क्लियर है? एक बात याद रखो, जो भी ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल है, हम यदि मेथड फॉलो कर रहे हैं फिक्स्ड मेथड तो दो अकाउंट है, करेंट और कैपिटल। यदि ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल है वो जाएगी कैपिटल अकाउंट पर, क्योंकि कैपिटल से हमने पैसा निकाला है। ये ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट है वो करेंट अकाउंट में जाएगी, क्योंकि करेंट ईयर के प्रॉफिट से हमने पैसा निकाला है। बात क्लियर है? जो भी पैसा हम कैपिटल से निकालते हैं या कैपिटल में डालते हैं, यदि कैपिटल हिल्दी है, यदि कैपिटल हिल्दी है तो कैपिटल अकाउंट का पार्ट है। यदि कैपिटल का कोई फर्क नहीं, जो बनना है वो कर लो, तो वो करेंट अकाउंट का पार्ट है। बात क्लियर है? इससे एक और कॉन्सेप्ट बनता था हमारा कि ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल है। देखिए दो होते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। यदि ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल है तो मैंने क्या कहा कि ड्राइंग किसको इम्पैक्ट कर रही है? कैपिटल को। तो कैपिटल के ऊपर क्या लगाया था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मेरी बात समझने की कोशिश करिए। जो ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, ड्राइंग का मतलब ही क्या है? द अमाउंट विथड्रॉन बाय द पार्टनर फ्रॉम द बिजनेस। जो भी पैसा बिजनेस से पार्टनर निकाल रहा है उसको बोलते हैं हम ड्राइंग। यदि ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल है तो इसका मतलब ये क्या है कि कैपिटल निकाली गई है पार्टनर के द्वारा। अब कैपिटल निकलेगी तो इसके ऊपर क्या जाएगा? इंटरेस्ट पे करा जाएगा। यदि ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कॉन्सेप्ट लगाया जाएगा इसके ऊपर। यदि ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट है तो इसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कॉन्सेप्ट लगाया जाएगा। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बच्चों को इस जगह पर होता है। आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। हमेशा पार्टनरशिप डीड बोलेगा कि भाई आपको इंटरेस्ट देना है या नहीं देना है। बच्चों को पता है पार्टनरशिप डीड है, मैंने आपको बताया था पार्टनरशिप डीड है, लेकिन पार्टनरशिप डीड में लिखा ही नहीं है इंटरेस्ट के बारे में। क्या तब दिया जाएगा इंटरेस्ट? नहीं दिया जाएगा। पार्टनरशिप डीड है उसमें सैलरी के बारे में नहीं लिखा तो सैलरी भी नहीं दी जाएगी। मतलब कि मेरा कहने का मतलब पार्टनरशिप डीड हो या ना हो वो तो बात की बात है। यदि पार्टनरशिप डीड होते हुए भी उस पॉइंट के बारे में डिस्कशन नहीं कर रहा है तो कुछ ही नहीं होगा। मान लिया जाएगा है ही नहीं, उस बारे में कुछ कहा ही नहीं, मतलब नहीं देना है। बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर हो गया? कि देखो बुक में ज्यादा स्पेसिफाई नहीं करा, बुक में तो कहा है इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड और इन द प्रेजेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। यदि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड है उन्होंने 6 बातें कह दी, और इन द प्रेजेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड है उनको बताना चाहिए पार्टनरशिप डीड के अंदर क्या वो क्लॉज मौजूद है जिसके बारे में बताया जा रहा है। मतलब कि पार्टनर को देना है या नहीं देना है, क्या पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है? यदि लिखा हुआ है तो दिया जाएगा, और नहीं लिखा तो नहीं दिया जाएगा। फिर बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? वेरी गुड, क्लियर हो गया। अच्छा, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट दी जाएगी। बच्चों एक बात ध्यान रखना, पर एनम वर्ड का विशेष ध्यान रखना है। यदि पर एनम वर्ड है रेट के आगे पीए को जिसको बोलते हैं पर एनम, यदि पर एनम वर्ड है तो मंथ बेस पर हमें देखना पड़ेगा। यदि 1 जुलाई को बिजनेस में पैसा लगाया गया एज अ कैपिटल तो बच्चे लोग 31 मार्च तक कितने महीने हो जाएंगे? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 9 मंथ का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाया जाएगा। क्योंकि इसमें रेट है 6% पर एनम, पर एनम वर्ड लिखा हुआ है तो मंथ का चक्कर होगा। बात क्लियर है? यदि पर एनम वर्ड नहीं है, भले मैं 1 जुलाई का पैसा लगा दूं तो पूरे 12 महीने भी लिए जाएंगे। बात क्लियर? सपोज करिए मैंने 1 नवंबर को पैसा लगाया बिजनेस के अंदर और रेट है 9% पर एनम, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 5 महीने की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाई जाएगी। बात क्लियर है? यदि पर एनम वर्ड में सिंपल 9% लिखा हुआ है तो पूरे साल का लगाया जाएगा। बात क्लियर हो गया? ओके, फिर हम आगे मूव ऑन करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल समझ में आ गया, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट टॉपिक अपन लोग स्टार्ट कराते होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के अंदर में काफ़ी सारे केसेस थे। अब वो केसेस क्या थे? उस केसेस में ये था कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में बताया कि जो पार्टनर बिजनेस से पैसा निकालता है उसके ऊपर उस पार्टनर को बिजनेस को क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे करना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग
बिजनेस के लिए इनकम होती है, इसलिए इनकम को हम क्रेडिट साइड शो करते हैं। देखिए ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट की बात होगी, इसमें ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल की बात नहीं होगी। ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल का इम्पैक्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में चले गया होगा, और जो ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट है उसका इम्पैक्ट इसमें आएगा। इतना क्लियर हो गया। इसमें भी हमने दो मेथड बताए हैं, प्रोडक्ट मेथड और एवरेज पीरियड मेथड। हमारे एग्जाम्स के लिए ना एवरेज पीरियड मेथड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं एवरेज पीरियड मेथड को ही डिस्कस करता हूँ अभी। इसके अंदर ना बहुत सारे केसेस उठा जाते हैं, जैसे कि यदि हम ड्राइंग करते हैं एट द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ। जैसे कि एक बात बताइए बच्चों, एक साल में कितने महीने होते हैं? सब 12 महीने होते हैं। अब इनने क्या करा है, जो मेथड है एवरेज पीरियड मेथड, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको एमसीक्यू चेक कर सकते हैं एग्जामिनर आपसे, ठीक है। जो एवरेज पीरियड मेथड है ना, इसमें भी इतने सारे केसेस बना रखे हैं, सब केसेस का एक ही सॉल्यूशन है। जो इन्हें फॉर्मूला लिखा है ना, आपको ये वाला फॉर्मूला पता होगा, तो कितने भी केस आ जाए आप इजीली इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। जो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ये है, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। क्यों करेगा? क्योंकि एवरेज है, एवरेज के चक्कर में 2 कर रहे हैं। बच्चे लोग एक साल में 12 महीने होते हैं, अब हम क्या कर रहे हैं, हर महीने की शुरुआत में निकाल, महीने की पहली तारीख में मैं ड्राइंग निकालना हूँ, तो क्या होगा, वही है मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। मैंने पहली ड्राइंग निकाली 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल के बाद कितने महीने रह जाएंगे? पूरा अप्रैल का महीने रह जाएगा, 1 अप्रैल को निकालो तो पूरा अप्रैल हो गया, तो 1 अप्रैल का महीना हो गया, मई हो गया, जून हो गया, जुलाई हो गया, अगस्त हो गया, सितंबर हो गया, अक्टूबर हो गया, नवंबर हो गया, दिसंबर हो गया, जैन हो गया, फेब हो गया, मार्च हो गया, पूरे 12 महीने हो गए। मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, यदि मैं 1 अप्रैल से ड्राइंग करना शुरू करूँ पहली तारीख में ही, बात क्लियर है। यदि मैं एट द बिगनिंग ऑफ द मंथ निकालूं, मतलब 1 तारीख की ड्राइंग निकाल रहा हूँ, तो बच्चों कितने महीने हो गए? मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 12 महीने। बात क्लियर है। अब एक बात बताइए, यदि मैं हर एक महीने की पहली तारीख में निकालूं, से 1 अप्रैल को निकाला, 1 मई को निकाला, 1 जून को निकाला, मैं आखिरी ड्राइंग तो किस तारीख को निकालना होगा? 1 तारीख को निकालूंगा, 1 मार्च को निकालूंगा आखिरी ड्राइंग, मानते हो? क्योंकि मैं हर महीने की पहली तारीख में ड्राइंग निकाल रहा हूँ, 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 सितंबर, 1 अक्टूबर, 1 नवंबर, 1 दिसंबर, 1 जनवरी, 1 फरवरी, 1 मार्च, ये जो निकालूंगा अप्रैल तो अगले साल पहुंच जाएगा, 1 मार्च तक निकालूंगा। अब लास्ट ड्राइंग मैंने कब करी? 1 मार्च को। अब 1 मार्च के बाद क्या कोई महीना बचा? सब पूरा मार्च का महीना तो बचा है, वो तो पहली तारीख है ना, तो पूरा मार्च का महीना तो बचा रहेगा। तो मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, तो 1 डिवाइडेड बाय 2, 13/2 हो गया, तो 6.51, ये हमारा एवरेज पीरियड मंथ। बात समझ में आई या नहीं? जैसे कि एग्जांपल लेते हैं ना, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, हर महीने के एंड में निकालता हूँ। बात क्लियर? महीने का एंड आइदर 30 होगा, 31 होगा, और फेब में 28 या 29 होगा, ये तो जांचना और क्या होगा, ये तो होगा। अब यदि मैंने महीने के एंड में ड्राइंग निकाल रहा हूँ, अभी महीने का एंड, अप्रैल का एंड किस दिन होगा? 30 अप्रैल। 30 अप्रैल को मैं ड्राइंग निकालना शुरू कर रहा हूँ। कब तो निकालूँ? 30 अप्रैल, 31 मई, 30 जून, 31 जुलाई, 31 अगस्त, 30 सितंबर, 31 अक्टूबर, 30 नवंबर, 31 दिसंबर, 31 जनवरी, 28 फरवरी और 31 मार्च, ये तो निकले मंथ के एंड में। अब बच्चे लोग, मैंने पहली ड्राइंग किस दिन करी? 30 अप्रैल को पहली ड्राइंग करी, ये तो था एट द एंड निकाल रहा हूँ, 30 अप्रैल को पहली ड्राइंग करी, तो भाई अप्रैल से लेकर कितने महीने रह जाएंगे? क्या अप्रैल का मंथ शामिल करा जाएगा? सर नहीं करा जाएगा, क्योंकि मंथ के एंड में। तो कहाँ से शुरू होगा? मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। सर ये तो 11 मंथ हो गए। तो मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितने हो गए? 11 महीने। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? उसके बाद है मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। अब मैंने आखिरी ड्राइंग कब निकाली होगी बच्चे? मैंने 31 मार्च के लिए निकाली होगी, मंथ के एंड में निकाल लो, 31 मार्च के लिए निकाल लो होगा, ठीक है ना। तो 31 मार्च से क्या कोई मंथ रह जाता है? सर नहीं है। तो कितने हो गए बच्चे? 0 डिवाइडेड बाय 2, एवरेज 0 हो गया, ये हो गया 5.5। बताइए क्या इतना क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? ओके, फाइनली
ये वाला टॉपिक अपन का यहीं पर ही ओवर होगा। आई होप आप रिमेनिंग देखते हुए किसी सारे कवर कर लेंगे। हम लोग को सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद करना है, एवरेज से डिवाइड बाय 2 होगा। तो फॉर्मूला क्या, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2 इंटरेस्ट ड्राइंग, इसके बेसिस पे पूरी कैलकुलेट हो जाएगी। आई होप इतनी बात भी आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। हाँ, मिडिल में होगा तो वो 15 आ जाएगी, उस बेस पर मंथ कैलकुलेट करना। हो सकता है आधा महीना ये बढ़ाना पड़े, ये भी तो हो सकता है। जैसे 15 ऑफ एवरी मंथ पर ड्राइंग कर रहा हूँ, तो बच्चे लोग ड्राइंग कब से स्टार्ट हुई, 15 अप्रैल, 15 मई, 15 जून, 15 जुलाई, 15 अगस्त, 15 सितंबर, 15 अक्टूबर, 15 नवंबर, 15 दिसंबर, 15 जनवरी, 15 फरवरी और 15 मार्च। तो मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली ड्राइंग करने के बाद कितने महीने बचेगा, एक तो अप्रैल का आधा महीना, बाकी 11 महीने पूरे हैं, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, ये तो पूरा महीने 11 महीना और आधा महीना अप्रैल का। तो बच्चों महीने कितने हो गए, 11.5 महीने हो गए। हाँ, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितने हो गए, 11.5 महीने। अब आखिरी ड्राइंग किस दिन हुई होगी बच्चे, 15 मार्च को। तो भाई 15 मार्च में कितना महीना बचा, सर आधा महीना और बचा है। तो मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग 0.5, आधा महीना है ना, तो 0.5 डिवाइड बाय 2, ये हो गया 12/2 6 मंथ। बात समझ में आ गई। जितने भी केस, जब मैं पढ़ा रहा था मैं आपको प्रॉपर लॉजिक दिए थे, जितने भी केस आएंगे सारे इससे सॉल्व आउट हो जाएंगे। ओके, हम लोग आगे मूव करते हैं। बच्चे एक इसमें क्वेश्चन वैसे दे रखा है कि ना किसी किसी क्वेश्चन में ये क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एज अ चार्ज मान लेते हैं। क्वेश्चन आपको साफ साफ बोलेगा जनरली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हमारा एप्रोप्रिएशन है, यदि क्वेश्चन ने बोल दिया कि ये चार्ज है, मतलब क्या हो गया, प्रॉफिट हो या ना हो आपको देना पड़ेगा। बात सुनिए, रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन कभी कभार ऐसा बोल देता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज है, चार्ज का मतलब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। यदि देखो जनरली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट ही होता है। बात क्लियर है। पार्टनरशिप डीड क्या है तो दिया जाएगा, पार्टनरशिप डीड क्वेश्चन नहीं बोलते तो नहीं दिया जाएगा। जनरली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट ही होता है, लेकिन कभी कभार क्वेश्चन बोल देता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज है, मतलब कि पैसा हो या ना हो बिजनेस के पास तो आपको देना ही पड़ेगा। ये चार्ज बोल दे आपको देना ही पड़ेगा, कंपल्सन हो गया। सर पैसा नहीं है तब भी हमने दे दिया, मुझे नुकसान आएगा, भी नुकसान पार्टनर भी करेगा और क्या होगा, ये तो होगा। बिजनेस भगवान तो है नहीं, पैसा टपकता रहेगा पेड़ों से, नुकसान आएगा पार्टनर तो पे करेगा बिजनेस को। बात समझ में आ गई। ये पॉइंट आता था बच्चों को कंफ्यूज करता, तो मैंने वो डिस्कस कर लिया। आई थिंक इतने आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं। बहुत सारे पॉइंट्स हमने कवर कर लिए। ड्राइंग कवर हो गया, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल हो गया, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट हो गया। ओके बच्चों एक बात ध्यान रखना, जो ना 17 मिनट की मेरी वीडियो है उसको एक बार रेफर कर लेना, क्योंकि इसमें कैपिटल का लॉजिक दे रखा है ना कि कैपिटल अकाउंट कैसे बनाया था। कैपिटल क्या है, लायबिलिटी है, लायबिलिटी ऑलवेज हैव ओपनिंग बैलेंस इन द क्रेडिट साइड, बात की क्लोजिंग डेबिट साइड आएगी। यदि लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट बढ़ेगा और लायबिलिटी कम होगी तो डेबिट होगा। वो बात ये तो होता है। जो मैंने 17 मिनट की वीडियो है ना उसके बेसिस से बहुत सारे लॉजिक आपको इस चैप्टर की क्लियर हो जाएंगे। कैपिटल अकाउंट बनाना हो या एसेट अकाउंट बनाना हो या फिर लायबिलिटी अकाउंट बनाना हो तो इजीली ड्रॉ आउट हो जाएंगे। बात क्लियर है। ओके उसके बाद आता है हमारे पास पास्ट एडजस्टमेंट, गारंटी, ये वाले टॉपिक्स रह रहे हैं। अच्छा पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब ही क्या है कि भाई पहले एडजस्ट करना चाहिए था लेकिन हम एडजस्ट करना भूल गए, या फिर हो सकता था कि जैसे कि मैंने कोई खर्चा करा या कुछ भी करा, मैंने खर्चा तो कर दिया लेकिन गलती से बिल खो गया उस वक्त, अब मुझे इस साल मिल गया, मैंने 18-19 में एक्सपेंडिचर करा तो 50,000 रुपये का, बात क्लियर है। लेकिन वो बिल मुझे अब मिला, मैं भूल गया, खो गया वो बिल, लेकिन जब मैं सफाई कर रहा था दिवाली पे तो मुझे इस साल वो बिल दिखाई दिया। अब भाई ऑडिट हो चुका, बुक्स पूरी रेडी हो चुकी, अब क्या होगा, पुराना था लेकिन नहीं मिल तो अब लेना पड़ेगा। बात क्लियर। बेसिकली पास्ट एडजस्टमेंट करते हैं पुरानी चीज़ों का अब जो पुराना हमने कर रखा है उसका अब एडजस्टमेंट करना है। इसमें क्वेश्चन बनते हैं ना किस टाइप के बनते हैं पास्ट एडजस्टमेंट के अंदर कि भाई आपने पहले वो ट्रीटमेंट करा था लेकिन वो गलत कर दिया, भाई पार्टनर को इनका 12% से देनी चाहिए थी कि पार्टनरशिप की 12% कह रही है, आपने 15% दे दी, तो भाई ये क्या तरीका है भाई, बात सुन भाई। पार्टनरशिप डीड जब बनी थी 2 साल पहले तो उसमें साफ साफ लिखा था कि पार्टनर को इंटरेस्ट 12% देनी चाहिए थी और आप 15% दे रहे हो, तो भाई ये गलत करा है ना। तो अब पता चला तो सुधारो ना, जब पता चलेगा तब सुधारो, गलती सुधारनी पड़ेगी।
बात करिए, यहाँ पे पहले देना था लेकिन नहीं दिया, या दे दिया बुक्स में रिकॉर्ड करना भूल गए, यही है हमारे पास एडजस्टमेंट। अब हम क्या करेंगे, इन सबको एडजस्ट करेंगे, जो भी प्लस माइनस होगा। अब वो पार्टनर से एडजस्ट करें, ज़्यादा दे दिया तो पार्टनर से भाई लेकर घर से लेकर पैसा, कि कम दिया है तो उसको और दे देंगे। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि पुरानी हरकतों पर जो पर्दा डल चुका है, मतलब पुरानी जो गलतियां हैं यदि वो खुल ली है तो भाई पार्टनर्स में ही एडजस्ट करके उसको खत्म कर दिया जाएगा। बात क्लियर, उसका इम्पैक्ट जो पड़ता है ना, बिल्कुल ध्यान से सुनना, उसका इम्पैक्ट किसी भी अकाउंट में नहीं पड़ता सिवाय कैपिटल के, क्योंकि एंट्री हम क्या करते हैं, कैपिटल और करेंट अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करते हैं, पार्टनर में डेबिट करते हैं, पार्टनर में ही क्रेडिट करते हैं, तो भाई किसी अकाउंट में इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, इससे उसके कैपिटल में ही प्लस माइनस होता है और कैपिटल में एडजस्ट हो जाएगा, तो उसमें से क्लोजिंग कैपिटल सही हो गई इस साल, अगले साल तो वापस कलेक्शन हो गया अकाउंट के अंदर ऑटोमेटिकली। बात समझ में नहीं, अल्टीमेटली ऐसा क्यों लॉजिक क्या है, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के ही लॉजिक क्या है, क्यों, क्योंकि भाई प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है, यदि 18-19 की गलती है, यदि 18-19 में हमें पता चल जाएगा हम उसी साल सही कर लेते, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में जाता, और प्रॉफिट एंड लॉस जाते ही क्या पार्टनर्स कैपिटल में तो जाता है, अल्टीमेटली कैपिटल में जाता है। तो हमने इस साल क्या करा, अकाउंट तो इम्पैक्ट अकाउंट तो चेंज कर नहीं सकते, लेकिन हम डायरेक्टली पार्टनर कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट करके अकाउंट को हम सही कर सकते हैं। ठीक है ना, क्लियर है इतना? ओके, पास एडजस्टमेंट कुछ ऐसे ही है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उसके बाद है लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, गारंटी। गारंटी के अंदर क्या है, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था, अमिताभ बच्चन को मैंने एज अ पार्टनर बना लिया अपना, मैंने एग्जांपल इसलिए लिया था कि मेरे नया नया बिजनेस थे, लेकिन अमिताभ बच्चन से अच्छे कॉन्टैक्ट थे, तो मैंने उनसे कहा कि मेरे साथ बिजनेस में जुड़ जाइए, क्योंकि जहाँ अमिताभ बच्चन जुड़ जाएगा वहाँ बिजनेस में ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो इसी चक्कर मैंने कहा कि आप मेरे साथ पार्टनर बन जाइए, भले बिजनेस नया है तो कोई बात नहीं, मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं आपको गारंटी देता हूँ, मैं आपसे वादा करता हूँ, भले ही नुकसान है कुछ भी हो, मैं आपको ना 50,000 रुपये हर साल आपको देता रहूँगा बिजनेस से। बात क्लियर है? क्यों, मैं मतलब कि यदि मैं किसी बंदे को गारंटी दूँ, किसी वादा करता हूँ कि मैं आपको हर साल 50,000 रुपये देता रहूँगा, क्यों दूँगा कि आपके चक्कर, देखो प्रैक्टिकली गारंटी का कॉन्सेप्ट आते ही क्यों, जो इंसान वैल्यूएबल होता है ना उसी के लिए गारंटी दी जाती है। वे नए नए व्यापार करें, बड़े आदमी को जोड़ा जाता है ना, तो भी सामने टिके होकर वो क्या होगा, मेरे एक तो मेरा नाम भी आ गया, ऊपर से मेरी बेइज्जती भी होगी, जिसमें मैं थोड़ा उसका प्रॉफिट ही नहीं है, तो सामने वाला पहले ही कहता है भाई ऐसा है कि अपना नाम मैं जोड़ता रहूँ, तो भाई तुम्हारा नुकसान हो कुछ भी हो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, तुम्हें मुझे 50,000 रुपये देने पड़ेंगे तुमको, भाई कौन से कह रहा है, मैं 50,000 रुपये मुझे हर महीने हर साल तुम्हें जैसा प्रॉफिट देना मेरे को देना ही पड़ेगा। वो कह रहा हम गारंटी दे रहे हैं, भले हो या ना हो तुम्हें देना पड़ेगा, दैट इज गारंटी। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? क्लियर हो गया? ये हमारा गारंटी का टॉपिक, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसी के अंदर बस हमारे इतना ही है इस चैप्टर के अंदर। फाइनली ये चैप्टर हमारा यहीं पर ओवर होता है फंडामेंटल का। ठीक है।